सभी को मेरा जोहार। जोहार। तो बहुत सारे बात को अभी हम लोग सुने और कुछ बात समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं छोटा सा परिचय बता दूं। आज जो हमारे साथ जितने दादा लोग जो बात बोले, आज हमारा जब से जागृति हमारे पास आई है, अपने आप को हम लोगों ने पहचाना है, उस दिन के से हम लोग समाज की पीड़ा के लिए 24 घंटा में 18 घंटा समय समाज की बीतता है। आज जो संजू दादा जो बताए, आज कई सारे कार्यों को निर्वाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। सुने आप लोग, झारखंड सरकार की द्वारा पेशा मास्टर ट्रेनर ग्रेड नंबर ए में उनका नाम है। जो उरांव क्षेत्र में जितनी सारे जो हमारी परंपराएं हैं, उस नियमावली का प्रारूप बनाने और उरांव क्षेत्र की परंपरा को संग्रह करने का जिम्मेवारी उनको मिली। साथ में उन्होंने बताया स्वशासन पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था के दीवान 39 पढ़ा 353 गांव का ये महामंत्री जिसको बोला जाता है, मंत्री बोला जाता है, वो दीवान का पद होता है। साथ में वीर बुद्ध भगत सेना के बारे में उन्होंने चर्चा किया, उसका ये संयोजक हैं। साथ में परंपरागत स्वशासन सशक्तिकरण संस्थान झारखंड स्टेट लेवल में उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल जितने भी आदिवासी लोग हैं, उन सारे आदिवासी को जोड़ने के लिए ये संस्थान का एक निर्माण हुआ है, उसका अध्यक्ष। साथ में नावरपुर ट्रस्ट एक संस्था है, उस संस्था का ये अध्यक्ष है। इतनी सारी जिम्मेवारी एक माथा में लेकर के समाज के बीच निकले हैं। साथ में प्रोफेसर विनोद भगत आज अपना योगदान जो समाज में इनकी रही है, जब से हम लोगों ने इनका संपर्क में आया, साथ में आया, समाज का चिंतन करना जब शुरू किया, इनके पीछे का इतिहास को हम लोग देख पाते हैं। उस समय से समाज के पीछे लगे हैं, लेकिन आज तक हम लोग समाज की राहों पर लोगों को लाने के लिए सक्षम नहीं हो पाए हैं। मूल चीज़ है, मेरा बोलने का मूल मकसद है, मैं बता दूं, कुछ पॉइंट को मैं कोडवर्ड करते जाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा प्रारूप बताने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा समय नहीं, मात्र 10 मिनट समय में लूंगा मैं। 1505 ईस्वी का एक इतिहास मिलती है, जिसमें मुगल शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे। उनकी शासन काल में जमीन की पैमाना का नापी के लिए एक पद की बहाली हुई थी, जिनका नाम अमीन है। उस समय से जमीन की पैमाने की नापी को निकालने के लिए उंगली और बीता और हाथ और डेग से नापा जाता था। उस समय की पैमाना क्या थी? एक डेग 3 फीट, एक हाथ 1.5 फीट, 16 उंगली 1 फीट। इस तरह से नापी का पैमाना तैयार किया गया था 1505 ईस्वी में। उस समय से जमीन की लेखा जोखा का शुरुआत होता है और मुगल उसी प्रारूप को बना करके वो राजस्व वसूलने के लिए उस अमीन का बहाली किया था। ये फारसी भाषा में अमीन शब्द आया था, जिसका मतलब होता है ईमानदार। तो ऐसे कुछ इतिहासें हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जमीन किसकी थी? मुगल बादशाह का थी। मुगल बादशाह ने जमीन बनाया था, लेकिन वो जमीन का पैमाना तैयार क्यों कर रहा था? हमसे टैक्स लेने के लिए, हमसे राजस्व लेने के लिए। अंततः मुगल बादशाह की जब साम्राज्य खत्म हो जाती है, ब्रिटिश सरकार आती है, जो इतिहास बताने का प्रयास किया दादा,
1757 से 1765 के बीच, उस दौरान अंग्रेजी शासन जब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब शासन आती है, उस समय भी पहला मुद्दा जमीनी सामना करना पड़ा। अंग्रेज उसी बात को दोहराने का प्रयास किया और 1791 ईस्वी में पहला नियम लाया उन्होंने, चीर अस्थायी बंदोबस्ती। जो लोग जमीन का टैक्स नहीं दे पाएंगे उनका जमीन को चीर अस्थायी बंदोबस्ती कानून के तहत नीलाम किया जाएगा, यानी उस जमीन का मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा। क्योंकि जमीन का पेपर नहीं था, सिर्फ कब्जा थी, उस समय जमीन का कोई कागजात तैयार नहीं हुआ था। 1793, 2 साल के बाद, जब चीर अस्थायी बंदोबस्ती में जो जमीन नीलामी हुई थी, लोग उसको वापस नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक वो टैक्स को जमा नहीं करेगा तब तक जमीन वापस नहीं हो सकता था। तब 2 साल के बाद अस्थायी कानून बनाता है, चीर अस्थायी बंदोबस्ती, उसके तहत उस जमीन का पूरी नीलामी कर लिया। वहीं से कानून की सिलसिला शुरू होती है। 18वीं शताब्दी में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, 1831-32 वीर बुद्धू भगत का कोल विद्रोह आंदोलन जमीन से शुरू होता है। क्योंकि जमीन का टैक्स हमारे पूर्वज अंग्रेज को नहीं देना चाहते थे, मुगलों को नहीं दिए थे, और उसी के लिए उलगुलान छेड़ना पड़ा था। उस दौरान 1833 उस समझौता के तौर पर विल्किंसन जो आयुक्त था, उनको समझौता करना पड़ा और कोल्हन क्षेत्र के लिए एक अधिनियम बनाना पड़ा, विल्किंसन रूल 1833, जो 1837 में प्रभावी होता है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आदिवासियों की जो जमीन है, आदिवासियों की जो परंपरा है, वो उनकी गांवों में निहित है, गांवों में समाहित है। वो अपने ग्राम सभा से, अपने गांव से ये सारे नियम अधिनियम को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रशासनिक कानून, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का कानून इस क्षेत्र में किसी भी तरह का आदिवासी को आहत या जबरदस्ती नहीं कर सकती है। उसी दौरान ये पहला अधिनियम आदिवासियों के लिए आया था। उसके बाद मैं बता दूं, 1854-55 संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो लड़ी गई थी, उसका परिणाम संथाल परगना क्षेत्र में 1856 एस्पेटी एक्ट लिखने के लिए मजबूर किया। एस्पेटी एक्ट का अधिनियम को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और भी जमीन से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज इस जंगल जमीन के लिए लड़े हैं, अपने लिए नहीं। लेकिन एस्पेटी का रूल जरूर बना है 1856 में, लागू नहीं हुआ। आगे चले हम 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी जब विक्टोरिया रानी के हाथों में सत्ता सौंपने का जब तैयारी किया, उस समय समझौता जब होता है तो विक्टोरिया रानी के द्वारा पहली पहल 1858 ईस्वी में भूमि सेटलमेंट का पहला काम शुरू होता है, जिसको रिलीजन सेटलमेंट कहा जाता है। 1858 से 1864 तक का सेटलमेंट राखल दास हल्दर का नेतृत्व में किया गया था। 2404 गांवों का उन्होंने सर्वे सेटलमेंट किया था। उसी सेटलमेंट में भूइहारी खुटकटी जमीन का रिकॉर्ड मिलता है। राजहंस, कायमी, सिकमी, तमाम तरह के जो रैयत होते हैं, उन रैयतों का इतिहास मिलती है।
1864 में रखलदास हल्दर की मृत्यु के उपरांत लाल लोकनाथ सहदेव को जिम्मेवारी मिलती है पुनः इस सेटलमेंट को पूरा करने के लिए। उन्होंने 1869 में इसको पूरा करता है। 69 में पूरा करके देने के बाद उसी समय तय होता है कि आपकी जमीन का सेटलमेंट के लिए जो विक्टोरिया रानी इंग्लैंड में जो सत्ता चला रही थी उनके हाथों में ये भारत की साम्राज्य जब सौंपी गई तो उन्होंने 16,05,000 रुपया इस सेटलमेंट में खर्चा हुआ बल्कि एक गजट पेश की थी और बोली कि आपका जमीन का सेटलमेंट करने के लिए इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ है, इस खर्चा को आप कैसे वसूल करेंगे, कैसे देंगे। उस समय उन्होंने तय की कि आप एक बार में नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको 99 साल तक इसके एवज में टैक्स देना होगा। 1869 से 1969 तक के लिए लीज ली थी। उसी दिन से उस रसीद कटना शुरू हुआ और रसीद में भी लिखा हुआ रहता है विक्टोरिया रानी के नाम पर टैक्स जाना शुरू हुआ था। अभी भी विक्टोरिया रानी के नाम से ही टैक्स कटता है, लेकिन क्या विक्टोरिया रानी के पास जाता है राजस्व? तो इस तरह के तमाम सारे मुद्दे हैं। थोड़ा सा पीछे आए हम लोग, 1860 आईपीसी बना। आईपीसी के धारा 5 में लिखता है आईपीसी आदिवासियों के ऊपर यह सामान्य कानून है, यह नहीं लग सकता है। लेकिन आज जितना आदिवासी लोग जेल जा रहा है ना, सबके ऊपर आईपीसी लगाया जा रहा है। धारा 5 में लिखा हुआ है। 300 कुछ धाराएं हैं आईपीसी की। तो ये तमाम नियम कानून अंग्रेज समय में बना है, लेकिन आज भी वो ताक में पड़ी हुई है। उसके बाद हम आते हैं 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, यानी आदिवासी जिला अधिनियम, जो अपनी स्वशासन व्यवस्था के तहत, अपनी परंपरा, अपनी ग्राम सभा के तहत अपना शासन प्रशासन चलाने और नियंत्रण करने का शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। उसके आगे चले बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1885। बंगाल के लिए एक रेगुलेशन आया था जमीन से संबंधित, 1885 का कानून। उसके आगे चले हम 1897 सेंटी एक्ट लिखना शुरू हुआ था। फादर होपमैन के नेतृत्व में सेंटी एक्ट बिरसा उलगुलान के दौरान शुरू हुआ था, जो तैयार हुआ था 1903 में, लागू नहीं हुआ। नहीं होने के पीछे कारण थी टाटा कंपनी को स्ट्रक्चर जमशेदपुर में बैठाना था, इसीलिए 1903 में सेंटी एक्ट को लागू नहीं किया गया, जो कि 3 में उसका प्रारूप तैयार हो चुका था। 1905 में टाटा का स्ट्रक्चर गिरता है जमशेदपुर में और वहां पर 86 गांवों को विस्थापित किया जाता है। 2007 में टाटा का प्रोडक्शन शुरू होता है। उसके बाद 11 नवंबर 2008 को सेंटी एक्ट को लागू कराया जाता है। और यहां एक सेटलमेंट का जिक्र मिलता है 1898 से 1910 तक, केडर सेटलमेंट बोला जाता है। तो कुछ कुछ क्षेत्र में यह जमीन का सर्वे का रिकॉर्ड वहां भी मिलता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जो 1858 में बना था, 1898 में बना था, उसी अनुरूप 1919 में बना। सभी नियमों में, सभी अधिनियमों में आदिवासियों की जिक्र लिखता है। क्यों? 1921 से 1928 गेंजर सेटलमेंट होता है। गेंजर सेटलमेंट के तहत इस जमीन का मूलतः मालिक कौन होगा, उसका चिन्हित कैसे किया जाए, उसके लिए गेंजर सेटलमेंट का काम शुरू होता है। 1921 से 1928 गेंजर सेटलमेंट के जब काम पूरा होती है
तो उसका मालिक कौन होगा, उसके नाम पर उस ज़मीन को चढ़ाने के लिए खतियान जिसको बोलते हैं हम लोग अभी के समय में, उसमें नाम दर्ज कराने के लिए गेंजर सेटलमेंट के बाद तय किया गया किसके नाम पर कितने कितने ज़मीन है। 1928 से 1936 तक खतियान में सभी का नाम दर्ज हुआ, जिसको 32 बोला जाता है। 32 का खतियान बोला जाता है। कहीं 28 है, कहीं 29 है, कहीं 31 है, 32 है, 33, 34, 35, 36 तक मिलता है। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानून आता है और 1935 का ही यह हमारा नेत्रहाट फील्ड फायरिंग का रेंज को भी गजट में लाया गया था। 1935 का यह रेंज है नेत्रहाट फील्ड फायरिंग के नाम पर। तो तमाम नियम, तमाम अधिनियम के बावजूद आज हमें अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? इसके आगे चले हम जब संविधान निर्माण का कार्य जब शुरू होता है, जब वहां पर बहस छिड़ती है तो वहां आदिवासी ना करके अनुसूचित जनजाति कर दिया गया। मूलतः इसका वजह क्या थी कि एक अनुसूची है जो भारत के संविधान का 372 के तहत एक अनुसूची बनाया गया है। उस अनुसूची में किसी को भी जोड़ा जा सकता है, किसी को भी हटाया जा सकता है, जो कि पूरे भारत में अभी लगभग 800 प्रकार का अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन आदिवासी का दर्ज करना संविधान में उचित नहीं समझा। जयपाल सिंह मुंडा इसका पुरजोर विरोध किए थे कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी होना चाहिए, लेकिन वहां पर अनुसूचित जनजाति करके हमारी व्याख्या किया गया है। जब इस तरह का विरोध होता है तो यो संविधान की 3 जो सेक्टर बनाया गया है, एक अनुसूची, एक भाग और एक अनुच्छेद। 8 भाग थी जिस समय निर्माण हुआ था संविधान, अभी 12 भाग है। 12 अनुसूची, 8 अनुसूची थी, 12 अनुसूची, 18 भाग था, 22 भाग बना दिया गया है। 395 अनुच्छेद, सभी में अलग अलग तरह का अधिकार लिखी गई है। उसमें आदिवासी इलाका को 5वीं अनुसूची के रूप में दर्जा मिली है, 6ठी अनुसूची के रूप में दर्जा मिली है, लेकिन उसका प्रारूप हमारे पास नहीं है। क्योंकि जिस परंपरा की बात करती है 5वीं अनुसूची, हमारी ग्राम सभा है, उस प्रारूप के अनुरूप हमारे पास प्रशासनिक नियंत्रण करने का पावर है, ग्राम सभा में नहीं है। क्यों लागू होगा 5वीं अनुसूची? कैसे लागू होगा? कैसे चलाएंगे हम 5वीं अनुसूची को? कैसे चलाएंगे हम ग्राम सभा को? हमारे पास प्रारूप ही नहीं है। कानून बनना आसान होता है, लेकिन उसको जमीन में चलाना उतना ही मुश्किल होता है। बहुत सारा ऐसे अधिनियम बने हैं। 1969 एल्ट्रोसिटी एक्ट, 1996 पेशा एक्ट, 2006 वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद 2013 भूमि अधिग्रहण, तमाम कानून बने हैं। 1894 में और एक कानून आया था, मैं भूल गया, भूमि अधिग्रहण और वन अधिनियम, 1894 का ये कानून था। उसका बहुत लंबा इतिहास है उस भूमि अधिग्रहण करने के पीछे। मैंने जब पेशा का ये ट्रेनिंग हो रहा था, उस समय वहाँ पर मैं सेमिनार में गया था, मैं सवाल किया था कि ज़मीन का मालिक आज तक 2 ही होते हैं, एक सामूहिक मालिकाना, एक व्यक्तिगत, है ना। सामूहिक ज़मीन जो होती है भूइंहरी और खुदकती कहलाती है, और व्यक्तिगत मालिक का जिसके नाम पर खतियान होता है ना। लेकिन तीसरा मालिक कहाँ से आया? जो फॉरेस्ट है ना। फॉरेस्ट एक व्यक्ति नहीं है, एक विभाग है। उसके नाम पर जमीन का हस्तांतरण कैसे हुआ, कब हुआ? तो उन्होंने जवाब मिला मुझे, वन अधिनियम 1927 के तहत जितना भी जंगल में खाली जमीन दिखा, उसको वन अधिनियम के तहत फॉरेस्ट वाले कब्जा कर लिए।
और कल के दिन में ऐसा होगा, हमको बैल बकरी चराने के लिए और लकड़ी काठी लेने के लिए भी जंगल में नहीं घुसने देगा वन विभाग। जब हम ग्राम सभा को सशक्त नहीं करेंगे, सारे अधिकार छिन जाएगा। इस वन अधिनियम 2006 के तहत, वन अधिनियम 2006 के तहत हम पट्टा लेने जाते हैं। 2 तरह के पट्टा लेने की प्रावधान है, सामूहिक पट्टा और व्यक्तिगत पट्टा। लेकिन हम 2 एकड़ लिख के देते हैं तो डीएफओ और रेंजर क्या करता है, 2 डिसमिल 4 डिसमिल 8 डिसमिल लिख देता है। जमीन को हमने बनाया, हमें मालूम है जमीन को सींचने में क्या हुई परेशानी हमको, लेकिन फॉरेस्ट का एक कलम चलता है, जितना हम मालिकाना हक लेना चाहते हैं उससे काट करके एक टुकड़ा देता है। कल का दिन ऐसा समय आएगा, जंगल में घुसने के लिए भी फॉरेस्ट एक्ट अपना कानून तैयार करके रखा है। जंगल घुसते ही आपके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो अधिनियम बनाया है उसकी दफा लग जाएगी, आप आजीवन जेल में रह सकते हैं। ऐसी प्लानिंग वन विभाग की ओर से भी किया जा रहा है। इसीलिए आज ग्राम सभा को सशक्त करने की जरूरत है, ग्राम सभा को पुनर्गठन करने की जरूरत है। जब तक हम लोग ग्राम सभा स्तर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई भी सामाजिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते। मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैंने जब से ये सारे सिस्टम को जानने का प्रयास किया, सारे नियम अधिनियम को अध्ययन करने का प्रयास किया, मुझे यही महसूस होता है। तो तमाम मेरे भाइयों बहनों, आज जितनी सारी चर्चा हुई है हमारी ग्राम सभा के बारे में, सारा रूल रेगुलेशन को हम लोग उठा के देखेंगे तो ग्राम सभा तक ही उसका रास्ता है, उसके बाहर नहीं है। 5वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ग्राम सभा के प्रारूप को दिखाना होगा, चला करके हमारी ग्राम सभा कैसे चलती है, हमारी परंपरा कैसे चलती है, तब सरकार हमें मानेगी और हमें अधिकार देने के लिए मजबूर होगी। नहीं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम चिल्लाते रहेंगे संविधान ये बोलता है, हम चिल्लाते रहेंगे ये अनुच्छेद ये बोलता है, कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं है जब तक हम ग्राम सभा की ओर वापस नहीं आएंगे। क्योंकि ग्राम सभा में ये तीनों शक्तियां दी गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय में न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका के जिम्मे में सारा सिस्टम है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र को भी कार्यपालिका का राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। लेकिन आज तक जितने भी राज्यपाल बने हैं, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, आदिवासियों का अधिनियम का अवलोकन किए हैं? आदिवासी क्षेत्र के बारे में मुआयना लिए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद चलने के लिए शुरू नहीं किए हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के कौन चलवाएगा? कोई चलवा सकता है? कितना दिन चलवाएगा? राज्यपाल अगर हमको अनुसूचित क्षेत्र के नियम का पालन करवाना शुरू करेगा, हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो खींच के लगेगा, नहीं ले सकता है। कदम बढ़ाना होगा, ग्राम सभा की पहल करनी होगी। जो ग्राम सभा की प्रारूप है, उस प्रारूप में हम लोग को उतरना होगा, तभी हम आदिवासी की कल्पना कर सकते हैं और आदिवासी के जितने सारे हक और अधिकार है उसको हम बरकरार रख सकते हैं, ले सकते हैं। आज बहुत सारे मुद्दा आ रहा है, एनआरसी, अभी डीलिस्टिंग का मुद्दा आया। आदिवासियों को तमाम नियम कानून के बावजूद भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग दादा के साथ छत्तीसगढ़ गए थे और हम लोग का 3 आदमी का इंटरव्यू आया है। कुंडाल पन्ना एक यूट्यूबर है, उनका चैनल में, वहां पर हम लोग स्पष्ट बोले थे डीलिस्टिंग किसका, आदिवासियों की पहचान कहाँ हुई है, किस गणना के द्वारा आदिवासी पहचाने जाते हैं? आदिवासी हिंदू है, ईसाई है, इस्लाम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, क्या है? कैसे डीलिस्टिंग करेंगे? क्या आधार है डीलिस्टिंग करने का? ये एक प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? कहीं ना कहीं आदिवासी लोग कोई ना कोई कॉलम में अपने आप को रिकॉर्ड दर्ज कराया है। कोई लोग ईसाई में, कोई लोग हिंदू में, कोई लोग सिख में, कोई लोग जैन में, कोई लोग बौद्ध में, कोई लोग इस्लाम में। तो बचे कितने आदिवासी?
डीलिस्टिंग जब होगा तो सभी धर्मों के आधार से जो प्रारूप तैयार हुआ है, जो उनकी गणना हुई है, सभी का होगा। तो ये सामान्य क्षेत्र में लाने के लिए, हमारे तमाम नियम अधिनियम को सामान्य कानून में बांधने के लिए ये सब योजना बनाई जा रही है, ये सब स्कीम लाया जा रहा है, जो कि अभी के समय राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सभी का इलाज, सभी का उपाय मात्र एक है, ग्राम सभा। ग्राम सभा की सशक्तिकरण जिस दिन हम कर लिए, उस दिन ग्राम सभा के पास वो पावर होगा कि कोई भी बाहरी लोग ग्राम सभा का बिना परमिशन का उस गांव में नहीं घुस सकता है। ये अधिकार हमारे पास है। अनुच्छेद 13(3) में लिखता है, विधि का बल रखने वाला रूढ़ी या प्रथा से संचालित विधि, उपविधि, नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश लाने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। आदेश क्या है? जो ग्राम प्रधान आदेश देगा किसी को। अध्यादेश क्या है? इस गांव का सीमांकन के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं है। विधि क्या है? जो हमारे नियम कानून। नियम क्या है? जो हमारी परंपरा में जितने तरह का निर्वाह होती है। ये तमाम शक्ति कानून रूप में हमके एक शब्द में लिख दिया गया है। जैसे मैं छोटा सा बता दूं, आदेश जो कहीं पर लिख करके हम लोग छापते हैं ना, ये अनुसूचित क्षेत्र है, ये फलाना ग्राम सभा है, यहां बाहरी किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंध है। उसी तरह से महुआ का पेड़ हम लोग देखते हैं सीजन में, उसका एक मालिक होता है ना, मालिक नहीं भी आ रहा है तो वहां टोकरी रख देता है या साल रख देता है। क्यों? वो एक अध्यादेश है, उसी को अध्यादेश बोला जाता है। यानी मालिक आया हुआ है, यहां नहीं है, लेकिन इसका मालिक है, वही अध्यादेश है। तो आदेश और अध्यादेश, इतना बड़ा शक्ति हमारे पास ग्राम सभा में। किसी को भी हम आदेश दे सकते हैं, डीसी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बिना ग्राम सभा का आदेश से कोई भी गांव में घुसने का पावर नहीं है। किसी भी प्रशासनिक शक्ति वाले लोग बगैर ग्राम सभा के आदेश का कोई भी गांव में नहीं घुस सकते हैं। ये शक्ति के बारे में जब हमको एहसास कब होगा? जब हम ग्राम सभा को सशक्त करेंगे, ग्राम सभा का सशक्तिकरण करेंगे, ग्राम सभा का पुनर्गठन करेंगे। सभी का इलाज ऑपरेशन ग्राम सभाएं। किधर से हम जाएंगे उसी रास्ता पे हमको जाना होगा। जहां से हम चले थे, आज छोड़ चुके हैं, वहीं पर लौट जाना होगा। तभी ये तमाम अधिकार, तमाम कानून हमारे हित में और हमारे रक्षा में कार्य करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं बोलूंगा मैं, समय भी काफी हो रहा है और सुबह से आप लोग सुन रहे हैं बात, इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करना चाहूंगा। अंत में सभी को मेरा धन्यवाद, जोहार। संतोष दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कम से कम आज का दिन में एक शब्द तो आप लोग जान ही गए होंगे कि पारंपरिक ग्राम सभा जो है वही बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो कम से कम इतना ध्यान में रखिए और पारंपरिक या ग्राम सभा का गठन के बारे में आप दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। अपने जो रूढ़ी प्रथा के रूप में जैसे हम लोग के महत्व और जितने भी पदधारी थे सबको खोजना शुरू कीजिए। आज का कार्यक्रम संभवतः यही तक था और अभी थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय निकालकर हम लोग के बीच में इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को के बीच में साझा करने हमारे अतिथि आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर अब अगला संचालन करें और कुछ सरप्राइज बात बताएं।